हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, मेटल नॉन मेटल के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी मेटल नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं और देखा था कि वो आयनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। वाई? बिकॉज मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल गेन करते हैं, ऑपोजिटली चार्ज आयंस बन जाते हैं, जिनसे क्या फ्रेम हो जाता है, जिनसे आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की, राइट? बट बिफोर दैट आई वाज गोइंग थ्रू योर कमेंट्स और उसमें किसी स्टूडेंट का डाउट था कि मैम लैटिस एंथैल्पी हमें ठीक से समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा समझा दीजिए। तो लैटिस एंथैल्पी बच्चों, मैंने आपको तीन मेन एनर्जीज बताई थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और तीसरा था लैटिस एंथैल्पी। तो जो तीन स्टेप्स हैं, मेजर स्टेप्स, उनमें क्या हो रहा है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना रहा है, फॉर एग्जांपल A+, राइट? और वही इलेक्ट्रॉन जो है नॉन मेटल एटम गेन कर रहा है और नेगेटिव आयन बना रहा है B-। ये हो गए दो स्टेप्स। अब थर्ड स्टेप में जब कंपाउंड बनेगा तो कैसे बनेगा, A+ और B- आपस में अट्रैक्ट होंगे। ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं, उनके बीच में डेफिनेटली क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ना आप रोक सकते हो ना मैं रोक सकती हूँ। तो A+ और B- जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस बने हैं, उनका आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन बनने से, इस अट्रैक्शन के डेवलपमेंट से ही क्या होगा, आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, राइट? तो एक थंब रूल मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जहां पर अट्रैक्शन होता है वहां पर एनर्जी रिलीज होती है। तो जब ये अट्रैक्शन होगा, कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। कौन सा? आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्शन सम एनर्जी विल बी गिवन आउट, some energy will be released. That amount of released energy is the lattice enthalpy. तो जब भी 1 मोल आयनिक कंपाउंड बन रहा होता है अपने कंस्टिट्यूएंट आयन से, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही होती है वो उसकी क्या होती है, लैटिस एंथैल्पी। अब ये लैटिस एंथैल्पी क्यों बोला, एंथैल्पी तो मतलब एनर्जी हो गया, और लैटिस बोलते हैं वो जो सॉलिड आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रहा होता है ना, उसको लैटिस बोलते हैं। तो आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन में, यानी उस क्रिस्टल लैटिस, उस सॉलिड की फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो लैटिस एंथैल्पी होगी, राइट? चलिए बात करते हैं हम किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बोल सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेजरली या कॉमनली हम किसी भी सब्सटेंस की 3 फिजिकल स्टेट्स डिफाइन करते हैं। वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। और इनके बीच में जो कॉमन या मेजर डिफरेंसेस हैं वो आप स्टैंडर्ड 9th में डेफिनेटली पढ़ चुके होंगे। अब जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, है ना, केटायन और एनायन से मिलकर बने हैं। क्योंकि ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस हैं, उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा तो आयंस बहुत पास पास होंगे। और हमने 9th में पढ़ा हुआ है कि जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं तो फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड। यस, तो विदाउट एनी एक्सेप्शन जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या रहेगी, दे विल एग्जिस्ट एज सॉलिड्स। व्हाई? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, अमंग oppositely charged ions, among oppositely charged ions, right? तो क्योंकि ये strong force of attraction है, strong force of attraction जब भी होता है, जो भी substance है वो solid की form में exist करता है, easy, right? अब जब हम solid, ये पता लग गया कि ये solid के form में, तो देखो बच्चों solid ना दो टाइप के होते हैं। हम दो तरीके से solid, दो categories बनाते हैं solid की। एक तरफ आप imagine करो, let's say sugar crystals, चीनी के दाने इमेजिन करो। दूसरी तरफ इमेजिन करो टैल्कम पाउडर। दोनों सॉलिड है पर दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। टैल्कम पाउडर के पार्टिकल्स की कोई शेप नहीं है, पाउडर फॉर्म में है, जबकि जो शुगर क्रिस्टल्स हैं, आप एक एक क्रिस्टल को देखोगे तो उनकी डेफिनेट शेप है दोनों सॉलिड, पर दोनों सॉलिड में डिफरेंस क्या है, एक में परफेक्ट शेप है पार्टिकल्स की, शुगर, और एक में कोई भी शेप नहीं है। तो जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड को हम दो तरीके से या दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। एक जिनको बोला जाता है क्रिस्टलाइन, और दूसरे होते हैं इनके ऑपोजिट जिनको आप बोल सकते हो नॉन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, राइट? तो टैल्कम पाउडर आ गया अमॉर्फस की कैटेगरी में, और शुगर आ गए किसमें, तभी तो बोलते हैं शुगर क्रिस्टल्स
किस में आ गए, क्रिस्टलाइन की कैटेगरी में। तो इनमें मेजर डिफरेंस क्या होगा, क्रिस्टलाइन के जो पार्टिकल्स होंगे दे विल हैव डेफिनेट शेप, द पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड शेप और डेफिनेट शेप, राइट, जबकि यहाँ पर शेप नहीं होगी, पार्टिकल्स की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। तो यहाँ पर टैल्कम पाउडर का एग्जाम्पल आ जाएगा अमॉर्फस में, और क्रिस्टलाइन में शुगर क्रिस्टल से आप समझ सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों कि इनके पार्टिकल्स की डेफिनेट शेप है या इनकी डेफिनेट शेप है, इनकी डेफिनेट शेप नहीं है, राइट। तो देखो शेप कैसे आती है, जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास 4 पार्टिकल्स हैं और 4 पार्टिकल्स रैंडमली प्रेजेंट हैं, कोई भी कहीं भी प्रेजेंट है, तो ओवरऑल सब्सटेंस की कोई भी शेप निकलकर नहीं आएगी। लेकिन अगर वो फिक्स्ड पोजीशन पे प्रेजेंट है कि भाई एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, इस तरीके से उनकी पोजीशन क्या है, फिक्स्ड है, तो ओवरऑल उस पूरे सब्सटेंस की क्या होगी, शेप फिक्स्ड आ जाएगी, राइट। तो जब हम बोलते हैं कि क्रिस्टलाइन की परफेक्ट शेप होती है या फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है, डेफिनेट शेप होती है और अमॉर्फस की नहीं होती, तो इसका रीजन क्या बताते हैं हम कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनका जो पोजीशन है, उनकी जो अरेंजमेंट है वो कैसी है, फिक्स्ड है, जबकि अमॉर्फस में अरेंजमेंट फिक्स्ड नहीं है। तो इसी का ही रीजन क्या आ जाएगा, रीजन फॉर दिस विल बी फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इनकी शेप फिक्स्ड क्यों है, बिकॉज अरेंजमेंट क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है वो परफेक्ट अरेंजमेंट शो करते हैं, वो फिक्स्ड अरेंजमेंट शो करते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होता है, रैंडम अरेंजमेंट होता है, कोई भी कहीं भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर शेप नहीं निकल कर आती। वाई, बिकॉज ऑफ रैंडम अरेंजमेंट। अब आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर्टी तो आयनिक कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं। अगर आयनिक कंपाउंड की बात करें और यही पूरा कॉन्सेप्ट उसमें अप्लाई करें, तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमने NaCl की बात कर ली। NaCl किससे बना हुआ है, बहुत सारे Na+ आयंस है और बहुत सारे Cl- आयंस है, इन 1:1 रेशियो, तभी न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी कंपाउंड की। अब आप सोच कर ही बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक Na+ के आसपास कोई और Na+ आ जाए, या ऐसा हो सकता है क्या कि एक Na+ के पास दूसरा Na+ आ गया, फिर लेट्स से 2 Cl- आ गए, फिर एक और Na+ आ गया, कोई भी कहीं भी प्रेजेंट है, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज लाइक चार्जेस पास पास नहीं हो सकते, इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो जब हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं विच आर कंपोज्ड ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, तो उनमें उन आयंस का अरेंजमेंट फिक्स होता है कि भाई अगर Na+ है तो उसके आसपास सारे क्या होंगे, Cl-, लाइकवाइज Cl- के आसपास सारे क्या होंगे, Na+, कोई भी कहीं भी रैंडमली प्रेजेंट हो, ये पॉसिबल नहीं होता। तो आयनिक कंपाउंड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कंस्टिट्यूएंट आयंस होते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है। दैट इज व्हाई आयनिक कंपाउंड सॉलिड है, और सॉलिड में भी कौन से सॉलिड हैं, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। उनकी जो शेप होती है, उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं अपन। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी आ जाएगी जिसको हम बोलेंगे नेचर ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड है दैट इज ओके, बट आयनिक कंपाउंड के सॉलिड का नेचर क्या है, नेचर ऑफ आयोनिक सॉलिड्स, तो उनका नेचर कैसा है, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। और कैसे सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। क्यों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, बिकॉज जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं दे हैव अ फिक्स्ड अरेंजमेंट। Na+, देखो इसको इमेजिन करो, आयनिक कंपाउंड बनेगा कैसे, Na+ बना बिकॉज इट इज अ चार्ज पार्टिकल, इट विल हैव सम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट या राइट में तो होगी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिमेट्रिकली स्फेरिकल है ना, सब तरफ सेम है, तो वो अपने चार्ज और साइज के बेसिस पर क्या करेगा, Cl- को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अ फिक्स्ड नंबर ऑफ Cl- आयंस विल सराउंड द सेंट्रल Na+। ऐसे ही हर एक Cl- क्या करेगा, अपने चार्ज और साइज के बेसिस पर कुछ फिक्स नंबर ऑफ Na+ को अट्रैक्ट करेगा। विजुअलाइज करो इसको, इमेजिन करो, Na+ था, उसके आसपास फिक्स नंबर ऑफ Cl- आ गए बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, Cl- के भी आसपास फिक्स नंबर ऑफ Na+ आ गए। ऐसा हर एक Na+ और हर एक Cl- के साथ होगा, तो अल्टीमेटली एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, NaCl का क्रिस्टल लैटिस, NaCl का सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। यस, तो होता क्या है कि Na+ का चार्ज और साइज इस तरीके से होता है कि इट अट्रैक्ट 6 Cl- अराउंड इटसेल्फ।
ये 6Cl माइनस को अपने आसपास क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। लाइकवाइज Cl माइनस भी अपने चार्ज और साइज के बेसिस पर क्या करता है, 6Na प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये नंबर फिक्स्ड है बच्चों, क्योंकि एज आई एम सेइंग अपने चार्ज और साइज के बेसिस पर ये क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, राइट। तो हर एक Na प्लस जो है 6Cl माइनस से सराउंडेड होता है, हर एक Cl माइनस जो है 6Na प्लस से सराउंडेड होता है, एंड इट गिव्स अ परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। दैट इज व्हाई आयनिक सॉलिड्स कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनते हैं। अब ये जो फिक्स नंबर आ रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ, 1Na प्लस विल बी सराउंडेड बाय 6Cl माइनस and 1Cl minus will be surrounded by 6Na plus। ये जो नंबर आया है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। ढंग से सुनना, ढंग से समझना। एक Na प्लस 6Cl माइनस से सराउंडेड होगा, नंबर क्या निकल कर आ रहा है ऑपोजिट आयन का, 6। तो अगर आपसे पूछा जाए Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ oppositely charged ions that are surrounding a central ion। सेंट्रल आयन कितने ऑपोजिटली चार्ज आयन से सराउंडेड है, कितने ऑपोजिटली चार्ज आयन से सराउंडेड है, वो नंबर और सेंट्रल आयन का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक Na प्लस कितनों से सराउंडेड है, 6 से। तो Na प्लस का NaCl में, बिकॉज इट इज फिक्स्ड फॉर ईच कंपाउंड, अगर आपसे पूछा जाए NaCl में Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। NaCl में Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो भी क्या आ जाएगा, 6। ये जरूरी नहीं है कि आपने सोडियम के आप जितने भी आयनिक कंपाउंड्स लोगे उन सब में 6 आएगा, नहीं। ये दो कंपाउंड के लिए जो होता है डेफिनेट होता है, राइट। जैसे CsCl, आपने Na की जगह CS डाल दिया तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 8 and 8। CS प्लस का भी 8 होता है, Cl माइनस का भी 8 होता है, राइट। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड टू कंपाउंड वैरी करता है, डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड चार्ज ऑफ द सेंट्रल आयन, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या टर्म पढ़ लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस that surround a central ion, that surround a central ion। तो ये जो नंबर है, ये नंबर, ये सेंट्रल आयन का क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। सो दिस नंबर विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल आयन। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चलो तीसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं हम, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, आयनिक कंपाउंड्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूं कि करंट को पास होने के लिए, करंट को कंडक्ट करने के लिए आपको मूवेबल चार्ज रिक्वायर्ड है, बिकॉज I इज इक्वल टू Q अपॉन T। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज है पर मूव नहीं कर पा रहा, करंट कंडक्ट नहीं होगा। चार्ज ही नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है। तो कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए आपको दो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। पहला, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए। दूसरा, वो चार्ज पार्टिकल क्या होने चाहिए, दे शुड बी मूवेबल, दे शुड बी फ्री टू मूव। अब अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ आयंस एंड आयंस आर चार्ज। तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि इसमें चार्ज पार्टिकल हैं, पर क्या वो फ्री टू मूव हैं, ये देखने वाली बात है। तो अगर आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है, अगर आपका जो आयोनिक कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में है, तो अभी मैंने आपको बताया ऑपोजिट आयंस के बीच में क्या चलता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फॉर एग्जांपल NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस में इतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सॉलिड स्टेट में कि Na प्लस Cl माइनस को मूव नहीं करने देगा, Cl माइनस Na प्लस को मूव नहीं करने देगा। तो चार्ज तो होगा, चार्ज पार्टिकल्स तो होंगे सॉलिड NaCl में, but they will not be able to move because of the strong force of attraction between them। तो सॉलिड आयोनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं होगी बिकॉज द चार्जेस आर नॉट एबल टू मूव। बट अगर आपने इस सॉलिड को कन्वर्ट कर दिया मेल्ट करके या तो लिक्विड स्टेट में या फिर उसको वाटर में डिसॉल्व करके उसका बना दिया एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, लिक्विड या फिर आप क्या बोलते हो मोल्टन स्टेट, राइट।
तो या तो आपने उसको मेल्ट करके क्या कर दिया, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, या फिर आपने उसको वाटर में डिसॉल्व करके क्या कर दिया, एक्वस सोल्यूशन बना दिया। तो देखो दोनों केसेस में क्या होगा, जब आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो तो आपने 9th में पढ़ा है आपको एनर्जी देनी पड़ती है। सॉलिड के पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हैं और वो दूर दूर हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। तो जब आप सॉलिड, फॉर एग्जांपल NaCl की बात कर लेते हैं, सॉलिड NaCl को आपने मेल्ट कर दिया, लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो उनके पार्टिकल्स यानी Na+Cl- दूर दूर जा चुके होंगे। जैसे ही वो दूर होंगे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तेजी से क्या होगा, कम होगा। तो जब आपने मेल्ट किया और पार्टिकल्स दूर हुए तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। अब Na+ की पकड़ Cl- पर और Cl- की पकड़ Na+ पर कम हो गई, पकड़ कम हो गई, तो अब वो क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। इसका मतलब लिक्विड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में जो भी आयनिक कंपाउंड है, इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? बिकॉज जो चार्जेस हैं दे हैव नाउ बिकम फ्री टू मूव। रस दूसरी कंडीशन क्या थी कि भाई आपने सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व करके एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया। तो वाटर में जब आप NaCl को फॉर एग्जांपल डालते हो तो क्या होता है, देखो वाटर भी कैसा है, पोलर है ना, ये आगे आपको सॉल्युबिलिटी में भी काम आएगा। तो मैं अभी आपको ये वाला कंसेप्ट बता देती हूँ कि वाटर बोलते हैं ना, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। वाटर कैसा सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है। पोलर का मतलब होता है जिसमें दो पोल्स होते हैं। पोलर वर्ड रिलेटेड है पोल से। कौन से पोल्स? इलेक्ट्रिक पोल्स। अगर किसी भी स्पीशीज में इलेक्ट्रिक पोल्स प्रेजेंट हैं, यानी एक पॉजिटिव साइड है एक नेगेटिव साइड है, तो वो हो जाता है पोलर। जैसे आयोनिक कंपाउंड्स में है Na+Cl-, दो पोल्स हो गए ना, एक पॉजिटिव पोल हो गया एक नेगेटिव पोल हो गया, तो आयनिक कंपाउंड्स का नेचर कैसा हो गया, पोलर। जब अपन वाटर की बात करते हैं तो देखो वाटर में आयंस नहीं है, वाटर इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड। लेकिन वाटर में होता क्या है, बॉन्ड किसके बीच में बना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बना है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी क्या होती है, हाइड्रोजन से बहुत 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 ज्यादा, जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हो सकता है आपको ये टर्म अभी नहीं पता हो, और इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि इसको किसी बुक से या नेट से पढ़ना और कमेंट सेक्शन में आंसर डालना कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, वैसे तो मेरे यहाँ से एक्सप्लेनेशन से आपको हिंट मिल ही जाएगा। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी क्या है, बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो वो क्या करेगा, देखो बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बॉन्ड मींस अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। तो ये वाले बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसकी तरफ होंगे, वो ऑक्सीजन की तरफ होंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन, जैसे अपन टग ऑफ वॉर खेलते हैं ना, रस्सी खींचते हैं, एक इधर से खींच रहा है एक उधर से खींच रहा है, तो एक हाइड्रोजन एटम हो गया, दूसरी साइड ऑक्सीजन एटम हो गया, उस रस्सी को आप बॉन्ड मान लो, यानी अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक तरफ से ऑक्सीजन खींच रहा है एक तरफ से हाइड्रोजन खींच रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो रस्सी किसकी तरफ होगी, वो बॉन्ड या वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ होंगे, ऑक्सीजन की तरफ होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन की तरफ। ऐसे ही सेम ये वाला भी तो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं भाई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ने लग जाएगी और हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। इस पर क्या आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज, यस, और इन पर क्या आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर उधर क्या हुए हैं, शिफ्ट। हाइड्रोजन से दूर गया इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, ऑक्सीजन के पास आ रहा है इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। अब दिख रहे हैं इसमें दो पोल्स, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी वाटर क्या है, इट इज अ पोलर सॉल्वेंट, राइट। तो आपने क्या किया, Na+ को NaCl को डाल दिया वाटर में, तो NaCl में क्या है, Na+ है और Cl- है, राइट। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब आपने इसको पानी में डाल दिया, तो देखो इमेजिन करो इस चीज को कैसे होगा, Na+ के आसपास वाटर अपनी कौन सी साइड लेकर आएगा, O नेगेटिव वाली साइड, ये वाला इससे अट्रैक्ट होगा, ऑपोजिट चार्ज। तो वाटर वाली साइड, ऑक्सीजन वाली साइड से वाटर क्या करेगा, इसको सराउंड करेगा ऐसे, ठीक है। और Cl- के आसपास वाटर कैसे आएगा, अपनी हाइड्रोजन वाली साइड से आएगा, यानी ऐसे, इस तरीके से इसको सराउंड करेगा। क्या ये बात आ रही समझ में? आप इसको इमेजिन करो, Na+ को खींचने वाले बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, Cl- को अपनी तरफ खींचने वाले बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम कर लेगा, पानी वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो रहा है,
तो Na+ और Cl- का आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और Na+ और Cl- अलग अलग हो जाएंगे. अगेन दे विल बी फ्री टू मूव इन द सॉल्यूशन. तो जब हम एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में सॉलिड को कन्वर्ट करेंगे, उसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस जो आयंस है, ऑपोजिटली चार्ज आयंस, दे विल बिकम फ्री टू मूव, एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्वा सॉल्यूशन भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. तो इसका जो समरी हुई इस प्रॉपर्टी की, वो क्या हुआ कि आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो लिक्विड स्टेट में है या वो अपने एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, बिकॉज द आयंस विल नाउ बिकम फ्री टू मूव. राइट, आई होप ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी. चलो फोर्थ प्रॉपर्टी, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, मैं यही ले लेती हूँ, सॉल्युबिलिटी. और वो आपको अब बहुत इजीली समझ में आ जाएगी क्योंकि मैंने आपको एक्चुअल प्रोसेस समझा दिया. ठीक है, सॉल्युबिलिटी के लिए इन जनरल केमिस्ट्री में एक कहावत है, एक अफोरिज्म है, दैट सेज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक. जो जैसा है वो वैसे को ही अपने में क्या करता है, डिसॉल्व करता है. तो अगर कोई पोलर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, अगर कोई नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा. बस ये चीज ध्यान में रखनी है. तो आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि उनमें चार्ज सेपरेशन है, दे आर पोलर. और वाटर भी कैसा है, पोलर है. जब आपने आयनिक कंपाउंड को वाटर में डाला तो देखो ये हाइड्रेशन वाला प्रोसेस शुरू हो गया. इसकी वजह से Na+ और Cl- दूर दूर हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, एंड हेंस NaCl विल गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर. ठीक है, तो क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स पोलर है और वाटर भी पोलर है, इसलिए आयनिक कंपाउंड्स किस में डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं. एक चीज और ध्यान में रखना बच्चों, क्योंकि इनऑर्गेनिक का पोर्शन है इसलिए कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस चलते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहाँ पर प्रॉपर्टी थोड़ा नॉर्मल से अलग बिहेव करती है. इसलिए जब भी आप अपना आंसर लिखो ना स्पेशली बोर्ड्स में, तो जनरली या यूजुअली वर्ड लगा देना. ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टी में आप क्या लिखोगे कि जो आयनिक कंपाउंड्स है दे आर सोल्यूबल इन polar solvents. Ionic compounds are soluble in polar solvents like water. और इसका ऑपोजिट लिख सकते हैं हम, दे आर इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. ठीक है, दे आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर. और क्या लिख सकते हैं, दे आर इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. अब नॉन पोलर सॉल्वेंट का अगर आप एग्जाम्पल बोलो तो क्या हो सकता है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल नॉन पोलर के जैसे हो गया बेंजीन, है ना, C6H6, या हो गया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, ये सारे जो हैं ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के. तो आयनिक कंपाउंड्स क्योंकि खुद पोलर है, पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, और क्योंकि खुद पोलर है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, लाइक ईथर, लाइक CCl4 इसमें डिसॉल्व नहीं होंगे. प्रोसेस मैंने आपको पूरा यहाँ पर समझा दिया. अब अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो देखो ये वाला प्रोसेस तो होगा ही ना, ये जो प्रोसेस अपन कर रहे हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस में तो होगा ही नहीं, तो आयनिक कंपाउंड इसमें डिसॉल्व नहीं होगा. राइट, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम. और कितनी प्रॉपर्टीज हो गई थी हमारी, 4. चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 5th प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. इसको समझना बहुत ईजी है क्योंकि किसी भी चीज़ को मेल्ट करने के लिए या बॉईल करने के लिए आपको उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करना पड़ता है. तो अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे क्योंकि उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए. और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे. वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो मैं शुरुआत से बोल रही हूँ, देयर इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो अगर आपको उसको मेल्ट करना है या बॉईल करना है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करके आप उसको बॉईल कर रहे हो, तो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि बहुत ज़्यादा, इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. राइट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है. वाई? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी मेल्ट करने के लिए या बॉईल करने के लिए, एंड हेंस मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतने ही ज़्यादा होंगे. राइट बच्चों, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं. और 6th प्रॉपर्टी आ जाती है ब्रिटल नेचर. ब्रिटल नेचर, ब्रिटल उसको बोलते हैं जो टूट जाता है ना, कि आपने हैमर किया
और वो टूट गया, जैसे बोलते हैं ना चकनाचूर हो गया, टूट गया, तो वो हम बोलेंगे कि ब्रिटल है। आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल इन नेचर, है ना, आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल इन नेचर, यानी अगर आप उनको हैमर करोगे तो वो टूट जाएंगे। देखो समझो कैसे टूट जाएंगे। वैसे तो आयनिक कंपाउंड्स एज आई सेड 3 डायमेंशनल सॉलिड्स है, पर अगर 2D में हम उनको बनाएं, क्योंकि बोर्ड 2D है, तो अगर हम 2D में उसको बनाएंगे तो कैसे आएगा, एक पॉजिटिव आयन आ गया, एक नेगेटिव आयन आ गया, ऐसे ऑपोजिट आयन्स ही आएंगे ना पास पास, इस तरीके से। इसके भी नेगेटिव ही आएगा पास में। तो अगर 2D में स्ट्रक्चर बनाएं तो इस तरीके का अरेंजमेंट चलेगा, ऐसे लेयर्स के फॉर्म में आ गया। अब आपने इसको हैमर किया है, एक और लेयर बना देते हैं, चलो हम आएंगे, लेकिन क्या ऑपोजिट आयंस ही पास में आ रहे होंगे। अब आपने इसको हैमर किया, यहाँ से आपने इस पर प्रेशर अप्लाई किया है, यहाँ से आपने इस पर प्रेशर अप्लाई किया है ऊपर वाली लेयर पर, तो होता क्या है बच्चों, ऊपर वाली लेयर क्या हो जाती है, खिसक जाती है, ये सरक जाएगी, ऐसे इधर शिफ्ट होगी, इधर शिफ्ट होगी, यानी ये पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर ये नेगेटिव आ गया, इस तरीके से ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। और शिफ्टिंग की वजह से ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि लाइक चार्जेस पास में आ जाए। भाई ये वाली ऊपर वाली लेयर शिफ्ट हो गई, शिफ्ट होकर ये जो मैंने व्हाइट में बनाई है ऐसे बन गई, तो लाइक चार्जेस आपस में क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। लाइक चार्जेस के पास पास आने की वजह से ये क्या करेंगे, रिपल्शन जनरेट करेंगे, और रिपल्शन की वजह से वो जो सॉलिड है वो टूट जाएगा। हम बोलेंगे आयनिक सॉलिड्स कैसे होते हैं, दे आर ब्रिटल इन नेचर। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं या हम सॉलिड को हैमर करते हैं, तो क्योंकि आयंस मूव होते हैं, दे डिसलोकेट, वो अपनी पोजीशन से हट रहे होते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि लाइक चार्जेस आपस में पास में आ जाएंगे, जिसकी वजह से रिपल्शन जनरेट होगा, और रिपल्शन उस क्रिस्टल को क्या कर देगा, तोड़ देगा। राइट, आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी आयनिक कंपाउंड्स की। नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज मेटलर्जी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरीके से, चाहे आप आगे फर्दर 11th-12th की बात करो, या आप ओलंपियाड्स की बात करो, या बोर्ड्स की बात करो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। राइट, जो भी आपके डाउट्स हैं, आपके फीडबैक हैं, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए। कहीं से मिलती है, जैसा कि मैंने आपको बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप ढूंढ पाओ, सोच पाओ, बना पाओ, किसी बुक से निकाल पाओ, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। राइट गाइज, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, गुड लक, थैंक यू।